जय हिंद। बरसों का किया हुआ संघर्ष का फल एक दिन आपसे खूबसूरत तरीके से टकराएगा और उस पल को इंतजार कीजिए। उस पल आपके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे और वो आंसू आपके खुशियों का आंसू होगा। तो उस पल को इंतजार करते हुए बस चुपचाप आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। ये दुनिया के फिजूल जो बातें हैं उसको में बिल्कुल नहीं रहना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि इसका आंसर ये होगा जी फट सुना आगे बढ़ाएं, इसका कुछ फायदा नहीं करेगा। वैसे आप देखिएगा सेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या फायदा है या नहीं है। जो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। देखिएगा पहले पूछा गया क्वेश्चन मेरा क्या है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। तो सबसे पहले बेस्टिल को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बेस्टिल की अगर बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो कहिए कि फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये 14 जुलाई को। कब की, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में इसका क्या होता है, तो कहिए कि फ्रांस का क्रांति होता है। यानी इसी दिन 14 जुलाई को ही फ्रांस में क्या होता है। अब हम कहानियां समझाते हैं, देखिएगा। जैसे में एक क्या था बेस्टिल, ये बेस्टिल एक क्या था, तो किला था। बाद में इसे कारावास में बदल दिया जाता है, जेल जिसको आप कहते हैं ना ठेठ में, ठीक है। अब जिसमें ये पहले क्या था, किला था, बाद में इसको फिर क्या कर दिया जाता है, तो इसको बदल दिया जाता है, तो जेल में बदल दिया जाता है। अब वहां का राजा कौन था, तो कहिए कि राजा तो वो तो सबको पता है, तो लुईस क्या था, तो लुईस 16वां यहाँ का राजा था। अब जो लुईस 16वां राजा था तो इस जो नीतियां बनाएगा तो उस नीतियां के खिलाफ तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसके विरोधी तो होंगे ना, तो बिल्कुल होंगे। मोदी जी के विरोधी है ना, तो कहाँ बिल्कुल विरोधी है। तो ये अपने सब विरोधियों को यहाँ ले जाकर के क्या कर देता था, बंद कर देता था। कहाँ पे, तो सबके जितना जितना विरोधी था सबके यहीं पे बंद करता था। ये कहाँ, तो ये ब्रेस्टिल के किला में, ठीक है। ये ब्रेस्टिल में क्या करता था, बंद करता था। ये ब्रेस्टिल क्या है, एक तरह से किला है, ठीक है, कारावास है। अब देखिएगा यहाँ बंद कर देता था। और 14 जुलाई की घटना को क्या होता है कि वहां की जनता पहले से ही त्राहिमाम थी, भूखे, मतलब कि स्थितियां काफी ज्यादा खराब थी। और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करती है, राजा के खिलाफ आंदोलन कर देती है। आंदोलन के क्रम में क्या होता है कि 14 जुलाई का घटना होता है। और 14 जुलाई के घटना में क्या होता है कि ये बेस्टिल जो कारावास है उस पर धावा बोल देता है और सबको क्या कर लेता है, जितने जो बंदी बनाए गए थे उस सबको क्या कर लेता है, छुड़ा लिया जाता है। और इसी 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 उपलक्ष्य में यहाँ फ्रांस की स्वतंत्रता जो दिवस मनाया जाता है, कब, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन और बन जाते हैं कि यही फ्रांस की क्रांति से ही आपको स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो नारा दिया गया था ना, तो यहीं से आपको दिया गया था बंधुत्व की नारा। कौन कौन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीन चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान में भी लिया गया है। तो कौन सी क्रांति कौन सी क्रांति से, तो फ्रांस की क्रांति से। क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। चलिए इसका तो आंसर समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो गया। अब यही क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना देते हैं, तो देखिएगा फायदा क्या करता है, लंबे समय तक याद नहीं रहता, सिर्फ कुछ समय के लिए ही याद रहता है, ठीक है। चलिए लंबे समय के लिए आपको पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। चलिए आगे क्या होता है, सॉरी, क्या बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। हल्का क्वेश्चन है, इसमें टाइम हम बिल्कुल नहीं देंगे। क्या होता है 1914, इसमें सबको पता होगा। क्या बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 ईस्वी में स्टार्ट होता है, 45 ईस्वी में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या होता है कि हिरोशिमा पर एक बम गिराया जाता है। हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा पर बम गिराया जाता है, तो उस बम का कुछ नाम होगा ना जी, तो क्योंकि बिल्कुल नाम होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कुछ ना कुछ नाम नहीं होगा। तो जो नाम गिराया गया था ना, जो बम गिराया गया था, तो उस बम का नाम क्या था, तो कहिए कि लिटिल बॉय उस बम का क्या था, नाम था। तो पूछिए कि अच्छा बम गिरा, फूटा, बहुत सारे लोग मरे, तो इसमें कुछ ईंधन लगा होगा ना कोई तो ईंधन हुआ जो फूटा। तो हाँ, तो उस ईंधन का नाम क्या था, तो ईंधन को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ईंधन कौन था, तो यूरेनियम, यूरेनियम 235 का इसमें इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि 9 अगस्त, 3 दिन बाद, बर्दाश्त नहीं ले पाता है, और 3 दिन बाद 1945 ईस्वी को फिर एक और शहर नागासाकी। अभी नागासाकी पर क्या होता है कि बम गिरा दिया जाता है फिर से। तो इस बम का नाम क्या था, तो इस बम का नाम क्या था, तो फैटमैन। फैटमैन, इसमें ईंधन लगा होगा ना, तो हाँ बिल्कुल लगा होगा। तो इसमें ईंधन कौन सा था, तो प्लूटोनियम। आपको प्लूटोनियम, एक मिनट, इसको यूरेनियम लिखा गया फिर। प्लूटोनियम आपको 239 देखने को मिलेगा, ठीक है।
239 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा था? प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम हिरोशिमा पर गिराया गया था। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिएगा हिटलर के बारे में हम बिल्कुल देखिएगा, आज क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है, हो सकता है कि इसको और भी कुछ तरीके से पूछ सकता है। बिल्कुल देखिएगा, हिटलर की अगर जन्म की बात करते हैं, हिटलर का जन्म, इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम आंसर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कलरिंग चेंज कर देते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। जन्म की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म कब होता है? तो ये 1889 ईस्वी में जन्म होता है। कहीं कहाँ? तो ये ऑस्ट्रिया में। तो हो सकता है, तो अभी तो दे दिया ऑस्ट्रिया, बट अगला एग्जामिनर एकदम सरफिरा रहे, एकदम किन्ना ना लड़कन को तरफ फंसेबे करेंगे। तो ऑस्ट्रिया का एक शहर था, कहो तो उस शहर का नाम था ब्रोनाउ, ठीक है। ये ब्रोनाउ शहर का नाम था, तो इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा, ब्रोनाउ शहर में हिटलर का जन्म हुआ था। कब हुआ था नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ब्रोनाउ शहर पूछ सकता है। अच्छा, इसके द्वारा एक किताब लिखा गया था, यानी एक इसका आत्मकथा था। तो इस आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा, हिटलर का आत्मकथा था। ये काफी ज्यादा पूछता है, तो इस कथा का नाम क्या था? आत्मकथा का मेन कैम्प। तो ये मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर की आत्मकथा है। ये पता है 30 अप्रैल को 1945 को ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। समझ में आ गया? यानी अभी देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट किया, जो तबाही था, ये तबाही 9 अगस्त वाला, 6 अगस्त वाला, ये देख पाया नहीं? देख पाया। समझ में आ गया? उसके पहले ही ये आत्महत्या कर लेता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा। अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? पहले इस टर्म को समझते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखिएगा, बात है कब की? तो देखिएगा, इस कलर हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम इस पे आ जा रहे हैं। बात है कब की? तो 24 जुलाई की। 24 जुलाई 1991 की बात है, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। अब उस समय वित्त मंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है। उस समय थोड़ा पतला कर लेते हैं, नहीं, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो ये वित्त मंत्री थे आपके कौन? तो ये मनमोहन सिंह। अब ये मनमोहन सिंह ने क्या करते हैं कि 24 जुलाई को एलपीजी का घोषणा करते हैं। तो क्या रहा, एलपीजी का होता है घर में वाला का एलपीजी? ना ना, वो वाला बात ना है। ये एलपीजी घोषणा करते हैं। ये एलपीजी क्या होता है भैया? तो एलपीजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है उदारीकरण। उदारीकरण, ये उदारीकरण क्या होता है अभी हम समझाते हैं सब टर्म। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, जो मोदी जी अभी कर रहे हैं, निजीकरण, ठीक है, जो सर अपने प्राइवेट को ही दे रहे हैं, सरकारी संपत्तियां प्राइवेट को बेचना क्या कहलाता है? निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण, ये सब अभी हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है कि उदारीकरण का अर्थ पहले समझ जाते हैं, कि हो सकता है एग्जाम में आपको ये पूछा है, अगले में आपको कुछ और पूछ देगा, ठीक है। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदार। उदार मतलब कि देखो भैया, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे, तुम भी आओ, तुम भी जाओ, तुम भी जो कंपनी आकर के इंडिया में खोलना चाहते हो, एकदम सभी के लिए एकदम आपको एकदम क्लियर है, कोई एकदम हम उदार रखते हैं, सभी के प्रति उदार है। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्र पर भारत सरकार ने क्या किया कि अपना अधिकार रखा, विदेशी कंपनियों में उसके, विदेशी कंपनियों को उसे नहीं दिया गया। जैसे में आप देख सकते हैं, अभी आपको परमाणु के बारे में देख सकते हैं, विदेशियों को कोई अधिकार उसमें नहीं दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ही उस पर काम करेगी आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे 16-17 को आपको देखने को मिलेगा जहां पे उदार की नीति वहां पे नहीं अपनाई गई है, ठीक है, समझ में गए। रहना भी जरूरी है, सभी जगह उदार रखिएगा तो दिक्कत ना है। अपना बेडरूम में अपना सबको घुसा लीजिएगा तो दिक्कत है कि नहीं है? तो हाँ, कुछ चीज प्राइवेट होना चाहिए, तो बस कुछ चीज प्राइवेट रहा है उसी तरह से। अब क्या होता है, निजीकरण का अर्थ तो हमने समझा दिया क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का मतलब होता है ना कि जिसमें अपनी बाजार में जो हमारे सामान है वो विश्व स्तर पर पहुंचाना, और विश्व स्तर के जो सामान है हमारे मार्केट में आना, यानी कहिए कि पूरी अर्थव्यवस्था को विश्व के अनुसार क्या कर देना, जोड़ देना, यानी वैश्विक मंच प्रदान करना। आज हम मान लिया कि हम पेन उत्पादन कर रहे हैं एक, तो उस पेन को अगर हम विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आपकी क्वालिटी थोड़ा सा डिपेंडेबल हो, अच्छी बात हो कि हाँ आपके पास क्वालिटी है पेन का, तो पहुंच सकता है। ऐसा बात बिल्कुल नहीं कि नहीं पहुंच सकता है, यही होता है वैश्वीकरण। समझ में आ गया? तो अब यही पूछा गया है कि कहाँ गया क्वेश्चन, समझ गए, किस विचारधारा पर आधारित है। तो देखिएगा कौन से विचारधारा पर आधारित है। देखिएगा साम्यवाद है। ये साम्यवाद क्या हमने यहाँ पे चर्चा किया? बिल्कुल समाजवाद। समाजवाद में सबको क्या किया जाता है कि समाजवाद में आपको सभी को समान रूप से देखना है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। अराजकतावाद,
यहाँ कौन सा है, ये आंसर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, उदारवाद। यहाँ पे अभी देखा ना आपने उदारवाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा ना, तब आपको क्या होगा कि आपको बुद्धि खुलेंगे, पहले वाले जमाने खत्म हो गए, ये एकदम रटा रटा हुआ आएगा, एकदम चुपचाप एकदम खत्म बना लिए एकदम, सब में सब बना है, कलरवा टाइट करके आ रहा है। आज आज जाइए हालत खराब हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो मिल गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि फिदेल कास्ट्रो किस देश से संबंधित है। अब देखिएगा फिदेल कास्ट्रो, ऐसे तो उस समय हो सकता है कि करंट अफेयर के रूप में पूछा गया, कुछ चर्चा वगैरह हुआ 2012 में। तो ऐसे फिदेल कास्ट्रो के बारे में जानते हैं कि ये क्यूबा के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका का विरोधी ये रहता है क्यूबा, समझ में आ गया ना। ये यही क्यूबा जो है, ये क्यूबा में ही रसिया जो क्या करता था, अपना परमाणु जो आपको जो मिसाइल वगैरह है वहां ले जाकर के रख दिया था कई बार, किसके खिलाफ, तो अमेरिका के खिलाफ। तो अगर बात करते हैं क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी आपको हवाना देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सबको तो याद है ही। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मार्शल टीटो किस देश के नेता थे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हमको पूरा अच्छा से डिटेल्स पहले इसको अध्ययन करना पड़ेगा। अब मार्शल टीटो कौन थे, पहले इसके बाद को हम समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। 1945 ईस्वी में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो पूरा विश्व जो था ना दो खेमा में बढ़ जाता है, एक दो खेमा में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे में दो खेमा में बढ़ गया, एक तरफ कौन है, यूएसएसआर, और एक तरफ कौन है, तो यूएसए। ठीक है, यानी एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका है। तो जैसे में अब दोनों का लड़ाई है, तो आप बीच में रहिएगा, तो बीच में रहिएगा तो आपको पूछा जाता ना कि तू करने से एक रही गए हैं आप घूमे, तो ई रुस गया कह रहे, तू रही कहा गया रे। अब एक रही गए हैं तो ई रुस गया कि अरे तू रही कहा गया रे। तो आप देखेंगे कि आजादी के बाद से इंडिया में बहुत सारे आपको, कभी रसिया की फैक्ट्री का स्थापना करवा रहा है, उसकी मदद से स्थापना हो रहा है, कभी जर्मनी के सहयोग से, क्योंकि जर्मन यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, वो यूएसए का हिस्सा है। तो भारत बीच में अभी है, ठीक है ना। इंडिया जब आजाद हुआ था, नया नया लड़का है, अब नया नया लड़का को लुभाने के लिए कभी ये देश आकर मदद कर रहा है, कभी ये देश आकर लो भैया लो 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 तो हमारा देने रहना, फिर ये आ रहा है। तो जिसमें रसिया भी आपको 1964 ईस्वी में आपको स्थापना करता है, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में तो जानते हैं, ये भी स्थापना करता है। फिर उसके बाद में आपको दुर्गापुर जो ब्रिटेन स्थापना करता है, ये सब फैक्ट्री इंडिया में क्या करवाता है, अपना स्थापना करवाता है, ताकि तुम हम करने से रहोगे। लेकिन 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 अब इस चीज को ही कहा था कि देखो भैया, इंडिया वाले या कुछ देश भाई मिल करके कि ना हम तोड़ने देने से रहेंगे, इनने से ना रहेंगे, और ना इनने से रहेंगे, कानून से नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये बात सही बात बोल रहे हैं। तो जो कानून से ना रहेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, तो गुट निरपेक्ष। समझ में आ गया, इसी को आपको क्या बोला जाता है, गुट निरपेक्ष। तो इस गुट निरपेक्ष का स्थापना कब होता है, तो 1961 में स्थापना होता है, नॉन एलाइड मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ये गुट निरपेक्ष का स्थापना आपको पूछा जाता है, तो इस चलते इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका स्थापना कब होता है, तो 1961 में इसका क्या होता है, तो स्थापना होता है। तो इस चीज को आप जब ध्यान में रख रहे हैं तो आप पूछिएगा नहीं जी कि इसका स्थापना करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना करने वाले जो राष्ट्रपति थे कौन कौन, एक तो अब्देल सिसी। ये अब्देल सिसी कहाँ के थे, तो अब्देल सिसी जो थे ये आपको मिस्र के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक ठो जो थे टीटो, ये टीटो कहाँ के थे, यूगोस्लाविया का था, यूगोस्लाविया का था, ये यूगोस्लाविया का था। ठीक है, ये वहां का क्या था, तो राष्ट्रपति था। और एक भारत के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो समझ गए, ये तीन व्यक्ति ने क्या किया, अपना गुट निरपेक्ष को स्थापना करने में काफी अच्छा मतलब कि सहयोग किया। ठीक है, अब क्या हो गया था, समझ में आ गया कि ये गुट निरपेक्ष क्या है, जो यानी ना इनने से रहेंगे भैया ना इनने से रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, तो उन्हीं दोनों लड़ो, उसे हमरा का लेना देना है, हम बीच में रहेंगे, उसी को बोलते हैं गुट निरपेक्ष। समझ में आ गया। तो कौन कौन किनके सहयोग से, अब्देल सिसी, फिर उसके बाद में कौन, टीटो, फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू। 1961 ईस्वी में क्या होता है, इसका स्थापना होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खटकेगा, अच्छा स्थापना हो गया, इसका पहला सम्मेलन तो पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल एकदम पूछा जा सकता है। तो इसका पहला सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था, ये पहला सम्मेलन आपको यूगोस्लाविया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूगोस्लाविया में ही आपको देखने को मिलेगा। अभी यूगोस्लाविया क्या कर रहे हैं भैया, अभी तो हम जाने नहीं है। अरे भैया, ये बेलग्रेड है, आज के जो नाम है ना, नया नाम वो बेलग्रेड है। याद आया कुछ अरे बेलग्रेड वही सर्बिया की राजधानी, नहीं ध्यान आया। अरे नोवाक जोकोविच जहां के हैं, आप समझ में आ गया, सर्बिया की राजधानी कहाँ है, तो यही बेलग्रेड है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं,
समझ में आ गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तब ले लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार में तो कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब तो यहाँ तो समझ में आ गया, इसका तो जान गए थे। तो फिदेल कास्ट्रो किस देश के से संबंधित थे? तो वहां के ये राष्ट्रपति थे, अब बेचारे मर गए हैं। ठीक है, क्या बोल गया, अब उनका बेटा है। तो मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? अभी हमने देखा मार्शल टीटो के बारे में, कहा के यूगोस्लाविया के। यूगोस्लाविया का पुराना नाम है, नया नाम का है, तो नया नाम इसका आपको देखने का, ये बेलग्रेड जिसको बोलते हैं, सर्बिया। तो इसका आंसर कौन सा देता है? तो यूगोस्लाविया ही दिया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दिया गया है ऑप्शन में। तो क्या मारेंगे? यूगोस्लाविया मारेंगे। समझ में आ गया? कहाँ गया जी, हम कहाँ मार दिए? हम देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ना था, क्या पढ़ लिए। ठीक है, ये वाला ना, ये वाला ना होगा, उल्टा हमने ये कर लिया था। चलिए अब समझ में आ गया ना, समझ गए होंगे। मार्शल टीटो वाला पूछा गया था ना, तो हम क्वेश्चन अलग बना दिए थे। ये ब्रेंजो वाला हमने बना लिया था। मार्शल टीटो समझ में आ गया, कहाँ का? यूगोस्लाविया का। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, पूछा क्या गया है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव की अगर हम बात करते हैं, तो ये ब्रेजनेव जो थे, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, तो अब सोवियत संघ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, तो फुल पेज आपको एकदम अच्छा सा लिख देते हैं। देखिएगा, सोवियत संघ, ये सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं, तो सोवियत संघ का स्थापना कब होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, ये स्थापना कब होता है? तो स्थापना की बात करते हैं, तो इसका स्थापना होता है 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। ठीक है, अब ये इसका जो विघटन होता है, इसका विघटन, क्योंकि विघटन ज्यादा तो इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, विघटन कब होता है? तो विघटन होता है 26 दिसंबर को 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो जाता है। इसके जो अंतिम जो थे, ये अंतिम कौन थे? अंतिम इसके राष्ट्रपति किसका? यूएसएसआर का अंतिम राष्ट्रपति मिथाइल, ठीक है, मिथाइल मुर्गाचोव। ठीक है, अब देखिएगा, समझ में आ गया। अब चलिए इसके हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेसिक चीज था वो आपको पूछा जाता है। तो ब्रेंचो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो सोवियत संघ के। कोई दिक्कत है? क्योंकि ज्यादा बारे में तो गहन नहीं अध्ययन नहीं करना। आगे देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन, अभी हमने चर्चा किया है। प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में। और यूगोस्लाविया पुराना नाम है, आज का नाम इसका बेलग्रेड है। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, देखिएगा, अलग कलर से हम लिखते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, बेलग्रेड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप पढ़िएगा तो ज्यादा आपको फायदा करेगा, बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही। आगे क्या बोला गया है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका, ये यानी रसियन नाम है, ठीक है, ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने किया था? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका जैसे में क्या हुआ था ना कि अंतिम हमने बताया था, ये अंतिम राष्ट्रपति किसका? अंतिम राष्ट्रपति, तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल मोर्बाचेव था। ठीक है, हमने मोर्गाचोव बोला। देखिए, आप किस तरीके से याद रखते हैं वो सब ऑप्शन वहां पे रहता है, आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, आपको बस याद रहने से मतलब है। और मुर्गा चोरी आप याद करके रखिए ना जी, मुर्गा चोर थे, मिथाइल मुर्गा चोर थे, बस आपको वहां पे एकदम कनेक्ट कर पाएगा। हु बहु नाम आपको इंटरव्यू थोड़े नहीं देना है, वहां रंगना तो है। मिथाइल हम मुर्गे चोर है, आप याद करके रखिए, बस याद रहने से मतलब है। अब ये जो अंतिम राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने क्या किया था? पेरेस्ट्रोइका और ये ग्लासनोस्त एक जो नीति लेकर के आया था। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। ये पुनर्गठन आखिर क्या बात है? तो पुनर्गठन की अगर हम बात करते हैं, तो जो रसिया का अर्थव्यवस्था था, यानी यूएसएसआर का अर्थव्यवस्था काफी धीमी गति से बढ़ा था, मतलब कि उनकी अर्थव्यवस्था हरास हो रही थी। तो ये इस नीति के तहत में, ये जो उसका अर्थ ही जो क्या होता है? पुनर्गठन। इस नीति के तहत में क्या किया गया था कि जो निजी क्षेत्र है, निजी कंपनियां हैं, उसको इन्वेस्टमेंट की बात को बढ़ा दिया गया था कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो आज मोदी जी करवा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये ग्लासनोस्ट की बात करते हैं, तो इसका अर्थ मतलब होता है खुलापन। ये खुलापन नहीं समझ में आया तो अभी हम बताते हैं खुलापन का अर्थ क्या होता है। मतलब कि पारदर्शिता, मतलब कि जिसमें आपको जिसमें हमारा देश में जो मीडिया है,
159 पर आती है ना, तो ये पारदर्शिता इसको कहते हैं? बिल्कुल नहीं, इसकी ऐसी पारदर्शिता बिल्कुल नहीं होते। ये पारदर्शिता, जैसे में आपको सेंसरशिप की स्थापना की बात करते हैं, सरकार के नीतियों की, क्या नीतियां सरकार की है, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, ये सब की पारदर्शिता होनी चाहिए। इसी के तहत में दो गो नीति लाया गया था, ठीक है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे, इसीलिए ये फेमस है ये वाला नीति, तो इसीलिए पूछा गया। समझ में आ गया? आपको लगेगा कि उतनी घड़ी की क्यों पढ़ा गया, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि यूएसएसआर के ये अंतिम व्यक्ति थे, राष्ट्रपति जो थे। तो हो सकता है कि अगली बार में ये भी पूछ दे कि यूएसएसआर का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो मुर्गा चोर याद रखिएगा, बस इतना से आपको काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो यानी सोवियत संघ जब विघटन हो गया, तो कब विघटन हो गया? तो कहिए कि 26 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया। तो उसके बाद मतलब खत्म हो गया, तो उसके बाद कौन संभाले हुआ है उस जगह पे? कौन है अभी? तो रसिया है, ऑप्शन नंबर। बाकी ये सब कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सब क्या होता है, उससे टूट करके अलग होता है और एक सब नया नया अपना अपना देश बनता है, ठीक है। सब बेटा बनता है, वही कह सकते हैं उसको। सोवियत संघ का विघटन अभी हमने देखा। देखिए, जब एक क्वेश्चन पर हम टाइम देते हैं तो कितना ज्यादा सादा क्वेश्चन आपके बन जाता है। बराक ओबामा, जिस जिस दल के बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उसी दल के अभी कौन है? तो जो बाइडेन है। जो बाइडेन है। अब ये जो बाइडेन कंफ्यूज कर रहा है ना, ये इसको पकड़ लीजिए, ड से, ठीक है, ड से डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ट्रंप, ये ट्रंप कौन से पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी से। कोई दिक्कत? चलिए, इसका आगे क्या बोला गया कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? अब देखिएगा, यूरोपीय संघ की अगर बात करते हैं, तो यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं संघ तो आ गया, तो कि हाँ, यानी एक से ज्यादा देश इसमें होंगे। तो हाँ, इसका स्थापना होता है 1993 ईस्वी में, इसका स्थापना होता है, ठीक है। अब इसमें जो पता है कितने मेंबर थे? तो इसमें अभी 27 मेंबर है। पहले एक मेंबर और हुआ करता था, वो कौन था? तो ब्रिटेन था। ब्रिटेन इस देश से 1920 ईस्वी में क्या हो गया, इस सोवियत यूरोपीय संघ से क्या हो गया, निकल जाता है। और जिसे क्या बोला जाता है? ब्रेग्जिट। उसके निकलने को क्या बोला जाता है? तो ब्रेग्जिट। यानी अब कितने मेंबर है? तो 27 मेंबर है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमेगा कि अच्छा, अंतिम मेंबर कौन था? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि सब तो पूछा नहीं जा सकता, अंतिम तो जरूर पूछेगा। तो अंतिम मेंबर की बात करते हैं, तो अंतिम मेंबर कौन था? तो क्रोएशिया था, क्रोएशिया था। अच्छा, क्रोएशिया था, क्रोएशिया के बारे में नाम नहीं सुना है, तो इसका राजधानी ही पूछ देगा आपसे, ठीक है, एग्जाम में। इसकी राजधानी की बात करते हैं, तो इसका राजधानी कौन था? तो इसका राजधानी की अगर बात करते हैं, तो इसका राजधानी है जाग्रेब, ठीक है। इसका राजधानी क्या है आपको? तो इसका राजधानी आपको जाग्रेब देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा क्या हो जाएगा? तो यूरो इसका मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या? पूरा यूरोपीय यूनियन का ही मुद्रा क्या है? तो यूरो है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का मुद्रा क्या है? यूरो है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़े, अगले पे चले। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 88, 90, 92, 94, सब कोई गलत, सब गलत है। 1993 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किसका नारा था? अभी हमने चर्चा किया है ना, अभी हमने चर्चा किया है फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान में आ रहा है? इस तरीके से क्या बोला गया है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है। अच्छा, अब देखते हैं ये व्यक्ति के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, एक व्यक्ति थे, कौन थे? रूसो थे। अब ये रूसो के बारे में पहले जान लीजिए। ये रूसो का एक पुस्तक है, ये काफी ज्यादा फेमस इसका पुस्तक है, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा लिखा गया था? तब रूसो के द्वारा लिखा गया था। ये कहाँ के व्यक्ति हैं? तो ये फ्रांस के हैं। तो ये क्या है भैया? ये दार्शनिक है। अच्छा, दार्शनिक यानी चिंतक हैं, यानी समाज के बारे में सोचने वाले, दुनियादारी के बारे में सोचने वाले, ठीक है। ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ये लिखे थे, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के द्वारा फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, इनका प्रमुख योगदान था। समझ में आ रहा है? अब ये रूसो जो ही कहते हैं ना कि यानी संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ समझ में आता है? संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है कि स्वयं का प्रभु। हम इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यानी क्या बोल रहे हैं कि संप्रभुता जो होती है
किसमें बसती है? तो वो राज्यों में बसती है। कहाँ पे? तो ये राज्यों में बसती है। तो ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट ये भी है कि जब मनुष्य तो जन्म लेता है स्वतंत्र, लेकिन वह सभी जगह बंधनों से बंध जाता है। इनका ही स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन वो पृथ्वी पर आने के बाद बहुत जगह बंधनों से बंध गया। कोई के बेटा लग रहा है, कोई के बेटी लग रही है, कोई के पापा लगेगा आगे के बाद में। अब फिर उसके बाद में बहुत सारे आपको उसको देखने को मिलेगा, दबाव, प्रेशर। समझ रहे हैं? इतना बात तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है। लास्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था? अब देखिएगा, लास्की के बारे में जानते हैं। तो ये लास्की के पहले हम देखते हैं। ये लास्की जो था, ये एक नेता था। तो कहिए कि अच्छा ये नेता था। ये नेता कहाँ का था? तो कहिए कि इंग्लैंड का नेता था। तो इसके बारे में कुछ खासियत, तो ये बहुत बड़ा नेता था। ठीक है, बहुत बड़ा नेता। तो कहिए बड़ा नेता था, तो याद आया है। ये समाजवाद की अगर बात करते ना, ये तो समाजवाद का ये समर्थक था। ठीक है, ये समाजवाद का समर्थक था। और ये व्यक्ति जानते हैं क्या कहता था? कि अगर हमारे पड़ोसी, ठीक है, अगर हमारे पड़ोसी भूखे पेट सो रहा है, बिना रोटी के सो रहा है, और हम केक खा रहे हैं, तो हमें केक खाने का हक नहीं है। ये कौन कहते हैं? यही लास्की कहते हैं। कहाँ के व्यक्ति हैं? इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, उस बुक को आप याद रखिएगा। उस बुक का नाम क्या है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनका काफी फेमस बुक है। तो आप उस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। वही बतिया बोल दिया ना, कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़े। अभी हमने देखा लॉस्की, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनका एक पुस्तक है। इंग्लैंड का व्यक्ति है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? पहले इस टर्म को समझते हैं। न्याय, ठीक है, जो न्याय मिलता है। शक्तिशाली का हित, हित मतलब क्या? दोस्त है। ये समझ रहे हैं ना? यानी न्याय उसी व्यक्ति को मिलता है जो शक्तिशाली होता है, उसका प्रभाव उसका है समाज में, कि जो शक्तिशाली है न्याय उसी के पक्ष में जाता है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कौन कहे थे? तो ये व्यक्ति जो है आपको कहने वाले हैं थ्रैसीमेकस। ये थ्रैसीमेकस का कहना क्या है कि न्याय जो होता है ये शक्तिशाली का क्या है? दोस्त है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये वाला भी याद करना पड़ा। इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र की जब बात की करते हैं, देखिएगा बायोलॉजी के भी जनक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आप एथिक्स पढ़ते हैं ना, एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, पॉलिटिक्स जिसको राजनीतिक शास्त्र भी बोला जाता है, इस सब के जनक की अगर हम बात करते हैं तो इनके जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं। ये अरस्तु हैं। अच्छा, पूछे कि अरस्तु के गुरु कौन थे? अब बता सकते हैं? तो देखिएगा, आप इस तरह से याद रखिएगा। अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। क्या बोला गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाई गई? कहीं पाया गया है। देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। हम चुन के भेजते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता डायरेक्ट रूप से उसमें इन्वॉल्व होती है, भाग लेती है। कोई भी कानून निर्माण करना है तो क्या हम लोग निर्माण लेते हैं? चुपचाप बैठ करके मुकुट टुकुर ताकते हैं। नेताजी आते हैं, प्रणाम नेताजी, गुड़ हुड़ छूते हैं, पूरा एकदम गुड़ हाथ दबाते हैं, यही तो हमारे भाग्य विधाता है, कुलनी उलनी पास करवा देंगे मुखिया जी, करते हैं ना। तो यही गुलामिता की मानसिकता है। समझ में आ गया? इसी कारणवश अंग्रेज 200-250 साल तक राज किया, लूटा, खसोटा। ठीक है ना? और अब नेता लोग खसोट रहा है। अंग्रेज से ज्यादा तो ये सब खसोट रहा है। बस मानसिकता ही है ये, गुलामी की मानसिकता। मुखिया जी प्रणाम, नेताजी, मुख्यमंत्री जी प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका समझ में आ गया। कहाँ पे? भारत बहुत ज्यादा विशाल देश है, खत्म। ये एक ही को देश है अभी, कहाँ? वो स्विट्जरलैंड में। आगे क्या बोला गया है कि किसने कहा था बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकती है? जिसमें भारत बड़ा देश है, अमेरिका बड़ा देश है, रशिया बड़ा देश है, बहुत सारे बड़े देश है। जो क्या हो सकता है कि प्रजातंत्र सफल कब किसके माध्यम से हो सकती है? तो वो है समाचार पत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, तो वो एक व्यक्ति थे, कौन से? तो वो व्यक्ति थे जॉन ब्राइस। ठीक है, अब ये जॉन ब्राइस जो व्यक्ति थे, वही व्यक्ति
थोड़ा हवा अंदर जाता है नहीं तो उसी से खांसी आ जाता है। ठीक है, सॉरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। इस चीज को पहले टर्म को समझिए, दबाव समूह। जैसे में आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो डिसीजन ले रहे हैं तो क्या किसी का दबाव उन पर नहीं रहता है। अब पर क्या बोला गया है कि अज्ञात, जिसको हम जान नहीं सकते हैं, वो साम्राज्य है। आपको क्या लगता है कि उनके पीछे जो दबाव, क्या पूंजीपतियों का दबाव उनके पीछे नहीं रहता होगा। बिल्कुल रहता होगा। क्या हो सकता है वैश्विक स्तर का अमेरिका या रसिया का दबाव नहीं रहता होगा। बिल्कुल रहता होगा। क्योंकि अभी हम यही बात को कौन कहा है, जैसे में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो समूह का भी दबाव रहता है। जैसे में आप कोई डिसीजन, जैसे में आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री इंडिया में बिहार में लगा रहे हैं या यूपी में लगा रहे हैं, तो आपको दबाव ये भी रहता होगा कि हो सकता है कि गुंडा हमसे रंगदारी ना मांगे, हो सकता है कि गुंडा ये हमसे इतना टैक्स मांगे, कितना रुपया हमको रंगदारी दो तब, यानी दबाव उसका है। तो वो क्या बोला गया कि अज्ञात साम्राज्य है। समझ में आ गया। यानी आपको राजनीतिक पे दबाव मिलेगा, आप कोई भी नीति अगर बना रहे हैं तो उसके प्रति आपको दबाव मिलेगा। दबाव है, यानी एक साम्राज्य है वो दबाव का। तो वो व्यक्ति कौन कहे थे, तो वो व्यक्ति थे जेम्स ए फाइनर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो जेम्स ए फाइनर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो, मेरा मेहनत आपको पसंद पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिएगा ईमानदारी से बताइएगा कैसा आपको लग रहा है सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने के साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए। तो वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा चैनल है। अगर हाँ आपको कंटेंट में कोई कमी लगता होगा तो बताइए कि कंटेंट में काफी कमी है या मेहनत नहीं किया जा रहा है, तो वो सब जरूर बताइएगा, हम अगले दिन से सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए, दोस्त दोस्त इन्हीं के पास में, महिला मित्र, पुरुष मित्र जो होंगे सबके, बूढ़ा बूढ़ी नौजवान बच्चा सबके पास में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।